हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये स्टोरी है बायोलॉजी की, ये स्टोरी है नीट के सिलेबस की, ये स्टोरी है एनसीईआरटी की। तो अभी तक हम स्टोरी में क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं कि लिविंग बीइंग किस तरह के होते हैं, कैसे लाइफ अर्थ पर बना था। तो कहानी की शुरुआत हमने बिल्कुल बेसिक से की थी और हमने ये भी देखा था कि कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे फर्स्ट सेल बने हैं, फिर लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को आधा कर हम छोड़ देंगे, बाकी बचा हुआ हिस्सा उसका हम टैक्सोनॉमी के साथ में जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तब हम उसको पहले पूरा करेंगे, फिर टैक्सोनॉमी में हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे। मैं छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर को मैं जो है फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करूंगा। तो लिविंग वर्ल्ड का काम अभी खत्म हो गया है, कहानी में अब नया मोड़ आ गया, नया एंगल आ गया है। मतलब हम लिविंग बीइंग की सारी क्वालिटीज को, सारी प्रॉपर्टीज को हम समझ गए हैं। हम समझ गए हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, हम समझ गए हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग क्या होते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, इरिटेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। क्लियर? ठीक, बायोलॉजिकल मेमोरी क्या होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हमने यहां पर समझा। फिर मैं आपसे क्लियर कर दूं बेटा कि आपको परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर जो है आप जो कवर करते हैं वो भी उसके अंदर में होता है ब्रीफ में, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहां पे होती है जो नीट के लिए बड़े काम का है। ठीक है, उसे भी बेटा कवर किया कीजिए। ठीक है ना? कभी कभी कुछ हिस्से ऐसे परफॉर्मेंस शीट के जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी अलग से लगेंगी, जो केवल एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर रिलीज होंगी। ठीक है, तो अभी क्लियर कर दूं मैं आपको कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं बेटा, तो उस चैप्टर में भी क्या होगा, शुरू में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये बात तो हम समझ चुके हैं कि सेल क्या होती है, लिविंग बीइंग क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं छोटा होता ताकि आपको स्क्रीन दिखाई पड़े पीछे की। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वॉइस इज प्रॉपर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा कंप्लेंट कर रहे हैं कि आवाज थोड़ा सा, आपका माइक का आवाज थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो है बताइए मुझे कि वॉइस प्रॉपर है ना? क्योंकि मतलब जो है वी आर यूजिंग दी मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट वेरी गुड माइक। हो सकता है हमारी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो तो हम उसको ठीक कर लेंगे बेटा ना, पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है इसके लिए। चलिए, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नीट का पेपर आया हो और कम से कम उसमें 3 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से ना हो। ये अकेला चैप्टर जो है 3 से 5 क्वेश्चन कवर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के, तो वेटेज लिख लीजिए बेटा के इस चैप्टर का जो वेटेज है ना, 3 to 5 क्वेश्चन केवल चैप्टर नंबर 8 से आते हैं। ठीक है ना, नीट में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक। ये कोर टॉपिक है ना, इस टॉपिक को समझना नहीं है आपने तो आपको ना तो प्लांट फिजियोलॉजी समझ में आएगी, आपको ना आपको एनिमल फिजियोलॉजी समझ में आएगी। मतलब हमको, मेरे को, आपको मिलके सब्र के साथ में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीजन, इसमें समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा चैप्टर लंबा चलेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है फिजियोलॉजी के यहां पर हम लेके आएंगे, उनको समझेंगे। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र से मेरा साथ देते रहिएगा। और हम इसको जो है आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर को पूरा होने में जो है 20 से 25 लेक्चर लगभग लगते हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है कि आपकी आधी बायोलॉजी का ज्ञान यहीं पर जाता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, और ये 3 से 5 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मेरा कमांडो कभी गलत नहीं करता है। कभी एक भी क्वेश्चन मेरा सच्चा कमांडो गलत नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में है क्या कि सेल क्या होती है, सेल थ्योरी है, ओवरव्यू ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में हम डिटेल यहां पर देखेंगे हम। ठीक है, देखिए ये तो हम जानते हैं पहले से, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग का मतलब क्या है ये तो हम बहुत अच्छे से फोड़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, समझे नहीं है, हम इसको फोड़ दिए हम, क्या पूरा फंडा क्लियर है हमें कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या, कॉन्शियसनेस क्या होता है। ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो फीडबैक देते हैं, एंड आप में से कई सारे कमांडो जब कहते हैं कि सर नाउ वी स्टार्टेड फीलिंग द बायोलॉजी, अब हम बायोलॉजी को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कम से कम एक पर्पस में हमें सफल हुआ। और बेटा ऐसा ही होना चाहिए, विषय ऐसा होना चाहिए इंटरेस्टिंग कि आप जब आप जो है उस सब्जेक्ट से को पढ़ रहे हो ना, तो आपका अंदर से और पढ़ने का मन करना चाहिए। और जब और पढ़ने का मन करता है ना, तो फिर फोड़ के आते एग्जाम में।
क्लियर? चलिए, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लिविंग बीइंग, बहुत सारे जीवित जीव पाए जाते हैं इनके, क्लियर? अब लिविंग बीइंग तो कई तरह के होते हैं, यदि हम बात करें किंगडम के लेवल पर बात करें तो हमने कहा किंगडम मोनेरा होता है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा में आते हैं, मतलब सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है इनमें, ठीक है ना, सबसे पहले जीव है। उसके बाद हम कहते हैं कि आते हैं क्या, प्रोटिस्टा आते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिनमें नॉर्मल टाइप का मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस है वो यूनिसेल्ड प्रोटिस्टा में आते हैं। देन उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांटी आते हैं। प्रोटिस्टा में क्या आता है, पैरामीशियम आता है बेटा, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आता है। देन प्लांटी आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट। देन फंजाई, अलग अलग तरह के फंजाई या कवक जो है वो आते हैं इसमें। देन आता है एनिमल्स आते हैं, एनिमेलिया, ठीक है। 5 किंगडम होते हैं, ये पांचों किंगडम, तो मतलब ये है कि हमारी अर्थ पर जो है वो यदि आप देखें तो जीवित जीवों को हमने अपनी सुविधा के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है। और यहां से हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, सुनते जाओ, बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया की भी कैटेगरी होगी। फिर आर्की बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, मीथेनोजन होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं। फिर आते हैं प्रोटिस्टा पे, प्रोटिस्टा कई तरह के होते हैं, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा होते हैं, इनके क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा होते हैं, इनके डायटम्स प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब उसकी भी लंबी वैरायटी, लंबी लिस्ट है। प्लांटी पे आते हैं तो प्लांटी में क्या है, एल्गी प्लांट होते हैं, इनके ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। फिर एंजियोस्पर्म पे आते हैं तो मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट होते हैं, कई कई फैमिली होती है उनकी। फिर आते हैं फंजाई पे, फंजाई भी कई तरह की होती है, एस्कोमाइसिटिस होती है, बेसिडोमाइसिटिस होती है। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखे हम, आप तो बोलते चले जा रहे हो लगातार लगातार लिस्ट है सर। नहीं, व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं इस बात पे आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉस जीवित जीव बहुत तरह के हैं, बहुतेरे हैं, इतना तरह के हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ, के लाइफ में विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहां पे आपको तस्वीर में जो है वो एक इंडिकेटिव फोटोग्राफ दिखाया आपको कि देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द लिविंग वर्ल्ड, के जीवित संसार में, इस अर्थ पर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट है, के डिफरेंट तरह के फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये है, ये डाइवर्सिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक है, छोटे से लेकर बड़े तक हमको ग्रेट डाइवर्सिटी देखने मिलती है, ठीक है। अब बात आती है डाइवर्सिटी की। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है तो क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है तो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब कुछ तारीखें याद कर लो, एग्जाम में आती है, रैंडम क्वेश्चन है, और इन रैंडम क्वेश्चन को साथ में हम कवर करते हुए चलेंगे। मैं डीपीएस में पूछूंगा भी, मैं टेस्ट में पूछूंगा भी, मैं आपके, समझ गए ना, जो भी टेस्ट होंगे, डीपीएस होंगे, उनमें आपको दूंगा क्वेश्चन मिनट के, तो आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, आप सोच रहे हो ना एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाओगे, डेट की और याद कर लोगे, तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाओगे आप। तो आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते चाहिए आपके। तो 22 ऑफ मई, 22 मई जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, के ये बायोडाइवर्सिटी डे होता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 ऑफ मई। नोट कर लेना कि ना, ऐसे याद कर नहीं रहेगा बेटा, भूल जाएंगे, ठीक है। 22 ऑफ मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। देन वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है बेटा, 22 अप्रैल को, 22 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अभी निकला, कुछ दिन पहले निकला, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं हिंदी में विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 ऑफ जून, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे, ये आप पता लगाएंगे, यू ऑल शुड गूगल कीजिए, पता लगा के मुझे बताइएगा आप कि कब होता है वर्ल्ड ओजोन डे, के, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है, के वर्ल्ड ओजोन डे कब है ये आपको बतलाना है, के, क्लियर। चलिए अब
हम क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर? स्क्रीन पर हमको तीन तरह के सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाई आई कॉल्ड सिस्टम? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, जो लिविंग सेल्स होती है, दे आर लाइक ए सिस्टम। कोशिका हिंदी में बोलते हैं बेटा सेल को, तो मैं कभी कोशिका बोलता हूं, कभी सेल बोलता हूं, तो दोनों मीडियम के बच्चे याद रखा करो। ओके, तो लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं जो होती है, दे आर लाइक ए सिस्टम, वे एक तंत्र के समान होती हैं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द मैटर एंड एनर्जी। ये मैटर और एनर्जी से डील करती है। अब आप बोलोगे फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्यों आ रहे हो? एक बार हो गया आपका एंटरटेनमेंट, देख लिया हमने शुरू में बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में, नहीं आना पड़ेगा। और ये जब मैंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ाया था तो आप में से कई लोगों को लगा कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों थोड़ा बता रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा था, मैं एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही थी, तो उस गुत्थी को हमने वहीं सुलझा लिया। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे सामने जो है वो तीन तरह की सेल दिखाई पड़ रही है। एक सेल है बेटा एनिमल सेल, एक है प्लांट सेल और एक है बैक्टीरियल सेल। तीनों सेल्स को हमें डिटेल में विस्तार से पढ़ना है। तीनों के एक एक सेल कंपोनेंट जो अंदर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, हम एक एक हिस्से को बड़े ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम है, उस ऑर्गन सिस्टम को बनाने वाले कई सारे ऑर्गन हैं, और उन ऑर्गन को बनाने वाले कई तरह के टिश्यू हैं, और उन टिश्यू को बनाने वाली कई तरह की सेल्स हैं, और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सेल के अंदर भी छोटी छोटी इकाइयां प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जो सेल के डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमको तो बिल्कुल कभी समझ में ही नहीं आया आज तक कि ये सेल ऑर्गेनेल होते क्या है। अच्छा ये बताओ बेटा, आपका घर है ना, ठीक है, तो आपके जो घर है, तो आपका, मैंने आपसे कहा कि आपका अपना एक हाउस, अपना एक घर है आपका, ठीक है, उस घर में यदि मैं आपसे कहूं, उस घर में क्या, उस घर में कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है। क्या होता है आपके घर में? एक होता है लिविंग रूम, ठीक है, एक में सिंपल से मिडिल क्लास के, ठीक है, मैं भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, तो एक सिंपल से मिडिल क्लास हाउस की हम बात करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक लिविंग रूम होता है, ठीक है, एक कमरा जहां पे लोग बैठते हैं, बाहर वाले मेहमानों को बिठाते हैं। के एक होता है उसमें बेडरूम होता है, मान लो एक या दो बेडरूम हो गए उसके अंदर के, फिर किचन होता है उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक, किचन है उसके अंदर। देन हम कहते हैं टॉयलेट्स एंड ये दीज थिंग्स, ठीक है। अब जो हमारा घर है वो क्या हमने अपने घर के कई सारे कंपार्टमेंट बनाए हैं कि नहीं बनाए? आपके घर में कोई यदि आता है तो आपके घर में इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई जादूगर आपके घर में आया, इमेजिन करना के कोई जादूगर आपके घर में आया हुआ है, मैजिशियन, ग्रेट मैजिशियन, जो सच्ची का जादू करता है। 99.9% जादूगर ट्रिक करते हैं। एक आया कोई विद्वान टाइप का जो सच में जादू कर सकता है, आपके घर में लिविंग रूम में, आपके घर में जो है वो सब कमरे हैं, ठीक है। अब उन कमरों में क्या हो रहा था, एक कमरे में किचन में मम्मी चाय बना रही थी, ठीक है ना, बेडरूम में पापा अखबार पढ़ रहे थे, आराम से लेटे हुए थे वो, ठीक है, जादूगर आपसे मिलने आया हुआ, आप लिविंग रूम में उसके साथ बैठे हैं, ठीक है। फिर दूसरे बेडरूम में आपकी जो है बुआ जी या मौसी जो है वो बैठी हुई कुछ किसी से बात कर रही थी फोन पे, के, और टॉयलेट के अंदर छोटा वाला भाई गया हुआ था, ठीक है, छोटा वाला भाई टॉयलेट में बैठा हुआ है। जादूगर ने एक चुटकी किया थे, सारी दीवारें घर की गायब हो गई। इमेजिन कीजिए, सारी दीवारें घर की गायब हो गई, ठक 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 सारी वॉल गायब। क्या हुआ, अब क्या दिख रहा है आपको? अरे छोटा भाई चिल्लाया, कौन है ये, कौन है, क्या दीवार उठा दी मेरे टॉयलेट की? पापा बोले कि दीवारें कहां गई? इमेजिन, अब लिविंग रूम से क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं सब कुछ सामने ओपन दिखाई पड़ रहा है, ये किचन, ये बेडरूम, कुछ बचा ही नहीं, पार्टीशन ही खत्म हो गया पूरा। अब क्या, अब सब कुछ ओपन हो गया, पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी व्यवस्था? छोटा भाई गुस्सा कर रहा है सो अलग। इट मींस यू हैव कंपार्टमेंट्स इन योर हाउस। समझ में आ रही बात? ये कंपार्टमेंट दीवारों से बने थे, ऐसे ही सेल के अंदर भी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो दीवारों के समान होती हैं, जो अलग अलग सेल के अंदर हिस्से बनाती है। उन्होंने कहा यहां पर एनर्जी बनेगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर फूड बनेगा, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहां पर जो है प्रोटीन को प्रोसेस करेंगे, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहां पर हम डीएनए को संभाल कर रखेंगे, ये न्यूक्लियस है, यहां पर हम जो है वो फूड को पचाने का काम करेंगे, ये लाइसोसोम है। समझ में आ रही बात?
जैसे घर में अलग अलग काम होते हैं, ऐसे अलग अलग काम के लिए काम, तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने मिलता है पूरी व्यवस्था। तो ये जो सेल ऑर्गेनाइज है ना, बेसिकली क्या है, सेल के अंदर के कंपार्टमेंट्स हैं। प्रोकैरियोटिक कैसा है, प्रोकैरियोटिक का एक कमरे का घर है, प्रोकैरियोटिक का एक कमरे घर है। वो बोलता है भैया यहीं बैठ जाओ, यहीं खाना बना लेते हैं हम, यहीं सो जाते हैं हम, यहीं पढ़ लेते हैं हम, कि जैसे हॉस्टल, जो हॉस्टल लाइफ होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक लाइफ होती है। हॉस्टल लाइफ है जो प्रोकैरियोटिक लाइफ, एक स्टोव रखा हुआ है, उसमें चाय बना लिया और मैगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा साथी मैगी है, मैगी बना के खा ली, भूख लगी तो पढ़ लिया वहीं पे, ठीक। तो मतलब यह है कि जो हॉस्टलर्स का रूम है वो बेसिकली क्या है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के समान है, सारी व्यवस्था वहीं है ओपन में, कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है ना। तो समझ लीजिए, तो ये सब चीजों को हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो अभी तो हमने कहा इतना सा कि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन रहना चाहिए कि अच्छा सेल के अंदर, मैंने बोला सेल ऑर्गेनाइज मतलब सेल के अंदर का एक कमरा है, ये एक कंपार्टमेंट है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। देयर मे बी सम थिंग्स, जैसे राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमने इतना बोल दिया कि देयर आर सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल, ठीक है। और हर एक सेल ऑर्गेनेल जो है उसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन है, अपना उसका एक रासायनिक संगठन है, और वही उसकी स्पेशलिटी है, वही उसकी स्पेशलिटी है कि घर में जो कमरे हैं सभी कमरे ही हैं, वो तो एक तरह किचन भी एक कमरा ही हो गया, टॉयलेट भी एक कमरा हो गया, बेडरूम भी एक कमरा हो गया, लिविंग रूम भी एक कमरा हो गया। हर एक कमरे की व्यवस्था अलग अलग है। लिविंग रूम में सोफे रखे हुए हैं आपने, बेडरूम में बेड रखा हुआ है आपने, किचन में खाना पकाने का सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि आपने कि बेडरूम आपने जो है वो किचन का सामान ला के रख दिया आपने जो है टॉयलेट में, और आपने बेडरूम को उठाया आपने रख दिया वहां पे, सोफा रख दिया किचन में जाके, आपने ऐसा तो नहीं किया। आपने पूरी व्यवस्था आपने सिस्टमैटिक बनाई हुई है। सेल भी ऐसे ही करती है, अपना अपना एक कंपोजिशन बना के रखती है वो, क्लियर। ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं कि यू शुड इमेजिन कि सेल हमारे घर के समान है, कुछ अलग नहीं है, वो जो हमारे घर में वही सेल के अंदर हटके। हमसे आगे भी बात करेंगे इस बारे में, क्या ठीक। तो हम क्या कहते हैं, ए सिंगल यूनिट एंड द सोर्स ऑफ लाइफ सेल, ए सेल of which there are trillions in the human body is the smallest functional unit of life. Very very important thing कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है, कि बड़ी संख्या में अरबों खरबों सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, के ये जीवन की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई होती है, ठीक है। ए टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर, इट स्वेप्स इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को लेता है, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल, नई सेल्स को बनाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है इनहेरिट करता है, ठीक है। और बेसिकली याद रखिएगा, और ऐसी स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यू को बनाती है। मतलब सेल इज द अल्टीमेट फंक्शनल यूनिट एंड इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट आल्सो। और जब हम कहते हैं कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज ए फंक्शनल यूनिट, तो हम क्या बोलते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं सेल थ्योरी की बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए आपका लिवर यदि हम देखें कि आपका मेरा हम लिवर देखें, तो हमने क्या किया, हम ये लिवर देख रहे हैं, लिवर में हमको दिखाई पड़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब दिखाई पड़ रहा है। हमें मालूम है कि लिवर का काम होता है बाइल का प्रोडक्शन करना, लिवर का काम होता है पित्त को बनाना। किसको बनाना बेटा, पित्त, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं वाइल को बनाना, जो है लिवर का काम होता है, ठीक है। तो इस काम को करने वाली जो सेल्स होती है वो होती है हेपेटोसाइट सेल, के हेपेटोसाइट सेल जो होती है वो लिवर की सेल होती है, ठीक है बेटा, है ना। अब आप देखो कैसे सेल्स अपने आप को अरेंज की हुई हैं, और वो सेल्स यानी जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है कि हम लिवर में हैं और हमको वाइल का प्रोडक्शन करना है, हमको पित्त बनाना है। हर एक सेल अपना सिक्रेशन रिलीज करती है, और वो पूरा सिक्रेशन इकट्ठा होता है, क्युमुलेटिव होता है, और वाइल के रूप में, पित्त के रूप में वो रिलीज होता है हेपेटिक डक्ट से। भोजन नहीं पचा पाएंगे हम, फैट को पचाने के लिए वाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो पित्त है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लिवर है वो वाइल का प्रोडक्शन करता है, पित्त का उत्पादन करता है, और उसके लिए उसमें हेपेटोसाइट सेल बनती है। मतलब लिवर में भी काम करने वाली यूनिट जो है, जो फंक्शन, जो क्रियाशील इकाई है, जो फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है बेटा, वो है सेल। और उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है हेपेटोसाइट सेल, क्लियर। चलिए अब आप क्या देख रहे हैं, कौन सा ऑर्गन देख रहे हैं आप देख रहे हैं स्टमक, आप देख रहे हैं स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, आपको डिफरेंट लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम स्टमक में, हमें मालूम है कि स्टमक में एसिड रिलीज होता है, याद है ना,
तभी तक कोई एसिडिटी, जब एसिड ज्यादा रिलीज होता है हम बोलते हैं एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया है ना। मैं कह रहा हूं आपसे कि जैसे ही हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़कर खत्म करेंगे, आपको बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बहुत सारा नॉलेज आपको हो जाएगा, ठीक है। इवन यू कैन रीड द रिपोर्ट, ये मैं कह रहा हूं, आप कोई ब्लड का रिपोर्ट भी आप पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। मतलब मैं इतना नहीं कि मैं आपको मेडिकल क्या यही पढ़ा दूंगा, मैं आपको केवल बेसिक्स बताऊंगा और उस बेसिक्स के आधार पर आप चीजों को इंटरप्रेट कर पाएंगे, ठीक है। वही तो बायोलॉजी है यार, वही तो फील करने की बात है, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं स्टमक में एसिड बनता है। अब स्टमक में एसिड बनाने वाली सेल क्या है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर पैराइटल सेल, जिनको हम बोलते हैं ऑक्जेंट, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये सेल जो है वो HCl को रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। पैराइटल सेल जो है वो स्टमक के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। चीफ सेल जो होती है वो एंजाइम पेप्सिनोजन को रिलीज करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को रिलीज करती है। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें भी अलग अलग तरह की सेल है, काम बटे हुए हैं इन सेल्स के, किस सेल को क्या रिलीज करना है, ये काम भी बटा हुआ है। मतलब दे ऑल्सो नो कि इनको डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मालूम है, मतलब कार्य का श्रम विभाजन सेल जानती है, समझ, मतलब सेल इज हैविंग द एबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन कि मुझे क्या काम करना है, किस लिए काम करना है, सेल को यह पता होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में वापस आए हम, इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म। अभी हम चैप्टर के शुरुआती इंट्रो के अंदर ही है एनसीईआरटी के। इट इज द सेल थ्योरी, कोशिका। अब आप बोलोगे सर सेल थ्योरी बोले तो क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, के सभी जीवित जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, सेल होती है, ये है बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सेल थ्योरी क्या होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। कोशिका प्रत्येक जीवित जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। मतलब यह है कि सभी जीवित जीवों में आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा। और याद है आपको, हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहा था, हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहा था। हमने कहा था कि सेल एक कंपार्टमेंट के समान है जिसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑपरेट हो रहे होते हैं और मेटाबॉलिज्म ही सेल को जीवित रखा होता है। और कोई भी जीवित व्यक्ति में आपको जीवित कोशिकाएं या सेल्स देखने मिलेंगी जो उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती है, ठीक है। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री। अब देखो ये क्या बोलना चाहता है कि मैंने आपको बताया कि सेल्स कैन रिसीव इंफॉर्मेशन, कोशिकाएं सेल्स सूचनाओं को ले सकती है, सेल कैन गिव द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को दे सकती है मतलब दे आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, सेल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। मतलब दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट, दे कैन टेक द इंफॉर्मेशन। मतलब आप सोचिए ना कि एक हार्मोन निकलता है कहां से, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकलता है ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी जो ब्रेन में हमारे इसके ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे निकलता है TSH। आके काम कहां करता है, थायराइड ग्लैंड पे आके काम करता है। थायरॉक्सिन निकलता है, पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहां से निकलता है, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है और एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन को वो बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए हार्मोन कहीं और से निकल रहा है, सेल कहीं और है, तो उनके बीच में ब्लड के थ्रू केमिकल जा रहा है, उस केमिकल में यानी वो इंफॉर्मेशन कई सारी, एक हार्मोन जब ब्लड में निकलता है ना तो वो हार्मोन की इंफॉर्मेशन हर सेल के पास जाती है। जैसे एक डाकिया है, ध्यान से, एक डाकिया पोस्टमैन, डाकिया वर्ड आपने बहुत दिनों बाद सुना होगा, हिंदी है शुद्ध, ठीक है। एक पोस्टमैन है, या पोस्टमैन भी चलिए आप बहुत रेयर हो गया धीमे धीमे, हमने कहा एक कुरियर वाला, ठीक है। कुरियर वालों का आपने अमेजॉन से आपने एक ऑर्डर किया, अमेजॉन से आपने एक ऑर्डर किया कि एक अच्छी सी बुक मंगाते हैं, ठीक है ना। आपने अमेजॉन से कुछ ऑर्डर किया आपने, ठीक, और मान लो आपने कहा कि चलो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की बुक मंगा के देखते हैं, आपने अमेजॉन से बुक ऑर्डर की। अब आपका एड्रेस अमेजॉन वाले के पास में है, वो बुक 2 दिन 3 दिन बाद बुक आपके घर में आके होम डिलीवर हो गई। जब आपने देखा कि अमेजॉन वाला जो व्यक्ति है उसके पास जो बड़ा सा बैग है उसमें कई सारा सामान है उसके पास, लेकिन उसने सारा सामान आपको लाके नहीं दे दिया, वो लेके सामान आपके घर तक आया, लेकिन जो आपके पते का सामान था आपको दे दिया। फिर मान लो आपके पड़ोस में रहता है पिंटू ने मोबाइल फोन मंगाया कि आज तो मैं बड़ा खुश हूं, मेरा मोबाइल फोन आने वाला है।
ओप्पो का मोबाइल फोन लूंगा मैं, ठीक है, या रियलमी, रेडमी, भगवान जाने बहुत सारी कंपनियां हैं के, तो उसने कहा कि ये वाला फोन लूंगा, तो उसका डब्बा अमेजॉन वाले ने कहा भैया ये पता बाजू में देखा, हाँ ठीक है, आपका बॉक्स ये, फिर बाजू में रहती है पिंकी, पिंकी ने भी कुछ सामान मंगाया था, तो उसने सामान को मिक्स नहीं किया कि उसने कहा एक जगह रख के चला, नहीं, उसने सबको डिलीवर किया। जब जो ब्लड है वो भी उस कुरियर वाले के समान है, ब्लड में डाल दिए सारे हार्मोन, अब वो पहुंच रहा सब जगह पे, तुम थायराइड हो ये ले लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तुम एड्रेनल ग्लैंड हो ये ले लो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी चिट्ठियां, और अब थायराइड ग्लैंड ने लिखा अच्छा ये आया हुआ है हमारे पास में लेटर कि थोड़ा थायरॉक्सिन और बनाओ, ठीक है बॉस, बढ़ाओ रे प्रोडक्शन, T3 का T4 का बढ़ा दो T3 T4 बढ़ने लगे, T6 ने बढ़ा दिया, मतलब सेल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मजा है कि नहीं? जो हमारी जिंदगी में हम जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बॉडी वैसे ही कम्युनिकेट कर रही है, और बॉडी ऐसी कोई गलती नहीं करती है, इतना इफिशिएंट वे में कम्युनिकेट करती है कि यदि गलती कर दे तो एक बीमारी, एक समस्या। आई बात समझ? मतलब हम कहते हैं कि सेल्स जो होती हैं दे हैव सर्टेन काइंड, अब आपको बता दूं एक और चीज है, अभी हाल ही में सुनिए बात को, पहले चैप्टर को अंदर से फील कीजिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या आप बोलोगे सर बांच दो इसको मैं लिख लूंगा, तो एनसीईआरटी खोलो भैया, सब लिखा है उसके अंदर, रट लो उसको, लाइन से रट लो उसको, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको यदि बायोलॉजी में फोड़ के आना है तो यू शुड फील बायोलॉजी फ्रॉम इनसाइड, के आपको एक एक फंडा क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे अभी क्या है, अभी कैंसर का इलाज तो है नहीं है कोई, कैंसर में भी कीमोथेरेपी करते हैं और अभी तमाम तरह के रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छे ध्यान है कि मैं दिसंबर की बात है या नवंबर 2019 में मैं गया था दुबई, और दुबई में जो है वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर मेरे को मिले एक डॉक्टर मिले मुझे, जो कुवैत के अंदर एक दुनिया का सबसे फेमस जो है वो एक न्यूट्रिशनल थेरेपी सेंटर चलाते हैं वो, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई दवा नहीं जाती, उसमें व्यक्ति के डाइट को मॉडिफाई करते हैं वो, और वहां पर उससे वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि सर कैसी बातें कर रहे हो, बाबा रामदेव का योगा तो अच्छी बात है कि आप उनकी बातें ऐसी भी मानने लगे। नहीं बेटा, इट इज नॉट अबाउट द एनी बाबा और एनी काइंड ऑफ आयुष एडवाइस, इट इज अबाउट द साइंस। आप पिछले 5 साल में गौर से मेरी बात मैं कह रहा हूं, मैंने आपको नोबेल प्राइज का पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, किसमें, बायोलॉजी के बुकलेट नंबर 1 में, आप देखना उसमें आपको पिछले 5-7-8 साल में, पिछले 5-6 साल में जो नोबेल प्राइज मिले ना, अधिकांश नोबेल प्राइज कैंसर के ऊपर मिले। ऑटोफेजी के बारे में बताया, ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में बताया, सेल एपोप्टोसिस के बारे में बताया, ठीक है। मतलब यह है कि हमारी बॉडी, आपने कभी सुना है कि अक्सर जैसे हम देखें कि जो इस्लाम है, इस्लाम में क्या होता है, रोजा का एक वो है कि रोजा सुबह सूर्य उदय के पहले जो भी उनका टाइम होता है उस समय से कुछ ना पानी पिएंगे ना कुछ खाएंगे, और जो है रात को फिर जो है वो शाम को जब सूर्य जब टाइम होगा तब वो कुछ खाते हैं, ठीक है। बाकी दिन भर भूखे रहते हैं, ना भोजन लेते हैं ना पानी लेते हैं। इसे कहते हैं साइंस में ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। मेडिकल रिसर्च बतलाती है कि ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपकी इम्यून ऐसी सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो सेल्स उन सेल्स को खा जाती हैं जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल में बदलने वाली सेल उन्हें वो खा जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट कनेक्टिंग दिस विद द रिलीजन, आई एम कनेक्टिंग विद द फास्टिंग। जैन में देखो आप, जैनियों में भी पर्यूषण पर्व होता है। मुझे देखो पर्व का नाम मैं गलत बोल सकता हूं बेटा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो है डिटेल में से मैं रिलीजन के बारे में ज्यादा पढ़ता नहीं हूं इसलिए, लेकिन मैं उसकी साइंटिफिक बातें ध्यान रखता हूं। तो जैन लोग भी क्या करते हैं, वो भी लंबा लंबा उपवास रखते हैं। आप देखेंगे तो जो हिंदू फेस्टिवल है नव दुर्गा की बात है, तो 9 दिन व्यक्ति उपवास रखता है, ठीक है। ये बात अलग है कि उपवास में लोग बहुत ज्यादा खाने लगे आजकल, लेकिन टेक्निकली हम ट्रूली सच्चे उपवास की बात करें हम, तो उपवास का प्रोविजन तो हर रिलीजन में, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं यहां पे उपवास का प्रोविजन ना हो, फास्टिंग का प्रोविजन ना हो। कोई ना कोई ऐसा इवेंट बतला देंगे आपको कि भैया इस इवेंट के चलते इतने दिन तक ये नहीं खाना तुम्हें। क्लियर है ना?
आपको पता है कि एक ये इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब ये कि फास्टिंग से बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके चलते जो सेल्स आपके प्रो कैंसर सेल, जो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स है उनको बॉडी उनकी ऑटोफेजी करती है, उन्हें पकड़ के खा जाती है। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, हेल्दी सेल, इम्यून सेल्स उन्हें खा जाती है और उससे एनर्जी निकाल लेती है। तो जो सेल्स कैंसरस सेल बन सकते थे, जो सेल्स एक्स्ट्रा थे, जो सेल बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले मेटाबॉलिक केमिकल रखे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी इज अ न्यू वे टू ट्रीट कैंसर। और मैं कह रहा हूं आपसे अगले 5 सालों में कैंसर का इलाज होगा और वो इम्यूनोथेरेपी के थ्रू होगा, ऑटोफेजी के थ्रू होगा। कैसे? देयर आर बी सम सर्टेन काइंड ऑफ कोर्सेस कि जिस कोर्सेस के चलते कुछ फिलर केमिकल देंगे, व्यक्ति की बॉडी भूखी रहेगी, दिमाग को लगेगा कि फूड मिला हुआ है। ऑटोफेजी, तो वो जो उनका कुवैत में सेंटर है वहां पे वो यही करते हैं कि वो ऑटोफेजी का, तो बताते हैं कि 3-4 दिन बाद आदमी बोलता है कि ये यहां से बाहर निकालो हमको के, लेकिन जैसे 5-7 दिन होते हैं तो उन्होंने खुद, जो सेंटर के जो मुझे डॉक्टर मिले, सीनियर डॉक्टर, उन्होंने खुद अपनी वाइफ का कैंसर ट्रीट किया हुआ है, जिसको डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कहा था कि ये नहीं ठीक हो सकता है, अब ये 3 महीने के लिए बची केवल। ये घटना 4-5 साल पुरानी है। उन्होंने जो है ठीक किया, अभी उनकी वाइफ बढ़िया हेल्दी है, नेगेटिव है कैंसर के लिए। आप सोचिए, ये सारी बातें सुन के आपको बड़ा अजीब लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कहां है इसके? तो एक्चुअली में आपको बता दूं मैं कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं बायोलॉजी में भी, जिनको अभी भी हम रिवील कर रहे हैं, जिनको हम अभी भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे देर में भी सब कुछ कस्टम्स होते हैं, जैसे कि किसी के घर में डेथ होती है तो क्या होता है कि उस दिन घर में खाना नहीं बनता है, दूसरे लोग जो है बाहर से खाना ला के देते हैं, व्यक्ति को खाना भोजन कराते हैं, ठीक है। फिर वो 2 दिन में 3 दिन के बाद फिर वो जो छोटी रसोई होती है, फिर उसके बाद वो लोग फिर जो है वो जो भी प्रोसेस होता है, तो उसके पीछे कारण ये था कि किसी की व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो दैट में भी पॉसिबिलिटी देयर में भी सम इन्फेक्शन इन द हाउस के, तो यू शुड नॉट कुक कि वो इन्फेक्शन दूसरे को ना जाए। क्योंकि लोगों को बुलाया जाता है भाई तुमको जो है वो डेड बॉडी को जलाने के बाद आप नहा धो लें, आप जो है स्नान कर लें ताकि कोई इन्फेक्शन ना रह जाए आपकी। तो बहुत सारे कस्टम जो तैयार किए गए ना, उनको सोच के, बहुत सोचा गया होगा साइंटिफिकली, तब तैयार किए गए उनको। अभी हम क्या बात करें, अभी हमने मुद्दे से नहीं भटकते, अभी हम बात कर रहे थे कि जो मिस्ट्री वर्ड जो अब देखो यहां पे एनसीईआरटी लिखा है, सेल थ्योरी आल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस के। तो मैंने बताया आपको भी, ये मिस्ट्री तो है कि हमारी खुद की बॉडी में कैपेबिलिटी है कि वो इट कैन ट्रीट द कैंसर। हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स हैं जो कि कैंसर सेल्स को पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, लेकिन बात वही है कि हमें उस पूरी तकनीक को ध्यान से समझना होगा। अभी हमने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के चलते हमने फूड को रिफाइंड कर दिया, हमने बहुत सारी चीजें बदल दी हमने अपनी डाइट में, जिसके चलते हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको कभी बताऊंगा मैं कि होमोसैपियंस और जो निएंडरथल में बड़ा भारी ब्रेन का भी फर्क रहा है, सोचने का भी फर्क रहा है। क्रो-मैग्नन में क्या था हम कभी बात करेंगे, अभी हम ह्यूमन इवोल्यूशन में यहां बात नहीं करते हैं। पर इतना एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि पूरी बायोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल एनसीईआरटी के इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, सेंस ऑफ मिस्ट्री, कि सेल्स का बिहेवियर प्रोसेस कैसा होता है, सेल्स का फिजियोलॉजी डिफरेंट तरह का होता है, क्या? दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड के। मतलब आज हम जीवन में तमाम तरह की घटनाओं को, जीवन की तमाम तरह की फिजियोलॉजी को समझने की हम कोशिश करते हैं, और सारा कुछ जो है वो घूमता है सेल के आसपास के। एंड फाइनली इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द सेल। आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, थ्रू सेल्स काम करता है। आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, थ्रू सेल्स काम करता है। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, थ्रू सेल्स काम करता है। एवरीथिंग इज सेल। नेफ्रॉन का बिहेवियर न्यूरॉन से अलग है, न्यूरॉन का बिहेवियर हिपेटोसाइट से अलग है, और हिपेटोसाइट का बिहेवियर जो है वाइट ब्लड कार्पसेल से अलग है, और डब्ल्यूबीसी से आरबीसी का बिहेवियर अलग है। ठीक। In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physico-chemical approach and use cell-free system to investigate. के आप देखो, फिजिको बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आ गई यहां पे, फिजिक्स की बात आ गई यहां पे, केमिकल बोले तो केमिस्ट्री की बात यहां पे आ गई है, ठीक है ना? मतलब आपने
जो अब आपको लगता है कि लाइफ क्या है, लिविंग सेल क्या है, तो आपने एक सेल से आपने लिविंग कंटेंट को निकाल लिया, आपने प्रोटोप्लाज्म को निकाल लिया, उसके केमिकल को एनालिसिस किया आपने, अच्छा इसके अंदर प्रोटीन ये वाले प्रेजेंट है, इसके अंदर ये वाला केमिकल प्रेजेंट है, इसके पास ये मिनरल प्रेजेंट है, तो आप आसानी से उन केमिकल्स को निकाल सकते हैं और उसको उनको आप मॉलिक्यूल्स के लेवल पे आप उसकी स्टडी कर सकते हैं आपके, एंड यू कैन इजीली स्टडी दी बायोकेमिस्ट्री ऑफ ए सेल के, एक सेल की आप जो है वो एक सेल के जीवित जीव के आप बायोकेमिस्ट्री का आप स्टडी आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब लिविंग टिश्यू में कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से एलिमेंट होते हैं, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, क्या कौन सा एलिमेंट कितना मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, सब आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके, और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट, प्रोटीन कितना परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट है, और ये पढ़ेंगे भी हम आगे, ठीक। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे निकालते हैं इसको, तो इसके लिए तरीका के आप देखिए, थोड़ा सा हम जो है वो टूल्स एंड टेक्निक पर ही बात करेंगे साथ में, क्योंकि देखो कि कैसे निकालते हैं ये भी तो पता होना चाहिए हमको। हम क्या करते हैं बेटा, हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन के, कोशिका या सेल उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना सोच के, बेसिकली एक प्रोसेस है। और सबसे सिंपल इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, सेल के डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट को हम निकाल देते हैं के, इट इज अ प्रोसेस used to separate cellular components while preserving individual function of each component के, हम सेल को ऐसे तोड़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अलग निकल जाए, क्लोरोप्लास्ट अलग निकल जाए, उसके सेल के कंपोनेंट जो है वो काम करते रहे पर अलग निकल जाए वो, ताकि हम उनको समझ पाए कि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। दिस इज अ मेथड दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द सेलुलर लोकेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सेल्स अलग अलग कौन सा सेल ऑर्गेनल में क्या क्या सेट ऑफ केमिकल प्रेजेंट है, किस तरह की रिएक्शन हो रही है, उसको समझने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब में सेल्स को या टिश्यू को लेते हैं, ठीक है, और उसको लेने के बाद क्या किया हमने सेल्स को टिश्यू को लिया और उसको हमने जो है एक मशीन में डाला हमने, और उस मशीन में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को हम बड़ी तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन का हम इस्तेमाल जनरली करते हैं हमके, कई बार हम क्या करते हैं सिंपल ग्राइंडर भी यूज करते हैं हम। तो हमने क्या किया, हमने इस सेल्स से टिश्यू को लिया, हमने इसको हमने जो है वो इसको हमने जोर से घुमाया, तो इसके अंदर सेल्स के अंदर के जो कंपोनेंट थे वो टूटने लगे, तो एक फ्लूइड बन गया, एक मीडियम, इसको हमने क्या बोला, होमोजेनेट बोला हमने। और होमोजेनेट को क्या किया हमने, फिर इस पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया हमने, तो उससे क्या हुआ, कंपोनेंट अपने वजन, अपनी डेंसिटी, हम बोलेंगे वेट, या अपनी डेंसिटी के अनुसार जो है वो अलग अलग हो गए। आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, आपके सामने हम ऐसे सिर हिला दे कि आया लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, 3 सेम साइज की बॉल लेते हैं हम, ठीक है, एक बॉल है थिन प्लास्टिक बॉल, बिल्कुल पतली प्लास्टिक, आपने एक थिन प्लास्टिक बॉल के, एक बिल्कुल हल्की सी होती है ना पॉलीथीन को आपने हवा भरा और आपने एक बॉल बना दिया उसका के। दूसरा आपने लिया थिक प्लास्टिक बॉल लिया आपने, जो मार्केट में मिलती है क्रिकेट खेलने वाली प्लास्टिक बॉल, जो घर के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, प्लास्टिक बॉल लिया आपने। तीसरा आपने क्या लिया, तीसरा आपने लिया टेनिस का बॉल लिया आपने, ठीक है। चौथा आपने क्या लिया, चौथा आपने लिया कॉर्क का बॉल या लेदर का बॉल, जो एक्चुअल बॉल होता है वो आपने लिया, ठीक है। 4 तरह के बॉल। सबसे हल्का बॉल कौन सा है, थिन प्लास्टिक बॉल। सबसे हैवी बॉल कौन सा है, कॉर्क का बॉल, हैवी बॉल है, ठीक है। अब इन चारों बॉल को मैं आपसे बोलूं कि जोर से पूरी ताकत से दूर तक फेंको, तो जो हल्का वाला प्लास्टिक का बॉल है ना वो दूर तक नहीं जाएगा बेटा, वो तुम फेंक के देख लो उसको, तुम फेंकोगे यहीं पास में आके गिर जाएगा वो। थोड़ा प्लास्टिक का मोटा वाला प्लास्टिक का बॉल होगा दूर तक जाएगा, टेनिस का बॉल और दूर जाएगा, और लेदर का कॉर्क का बॉल सबसे अधिक दूर जाएगा। हैवी पार्ट जैसे आपने फोर्स लगाया तो हैवी पार्टिकल वो दूर तक जाएगा वो, वही होता है कि जब आप एक सिस्टम पे मीडियम पे आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तो हैवी पार्टिकल पहले मूव कर जाता है, पहले मूव कर गया वो, लाइटर पार्टिकल बाद में मूव करता है। तो वो अपने आपको डेंसिटी के अनुसार अपने आपको वो अरेंज कर लेते हैं, ओके क्लियर। हम आगे और भी बात करेंगे इसके ऊपर बेटा, अभी हम इतना समझ गए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का को अप्लाई करते हैं और इनको हम अलग अलग करते हैं, इसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और फिर अलग अलग कंपोनेंट को निकाल के उसकी हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आप क्या किया, सेल्स को लिया हमने,
टिश्यूज को लिया और उसको हमने जो इसको हमने होमोजेनेट किया, उसको होमोजेनेट का, फिर होमोजेनेट को हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में जो उसको हमने 15 मिनट तक रखा। हमने देखा हमने कि सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस और सेल के टुकड़े बाहर नीचे सेडिमेंट हो गए, ठीक है। फिर दोबारा हमने उसको थोड़ा 60 मिनट के लिए रखा हमने। अब देखा हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट निकल गए। फिर उसको हमने फिर 3 घंटे के लिए रखा हमने। तो फिर देखा हमने कि उसमें जो है वो मेम्ब्रेन के टुकड़े, इंटरनल मेम्ब्रेन, वो सब निकल गए इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप लगातार आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं और धीमे धीमे सबसे पहले सबसे भारी पार्टिकल अलग हो जाएंगे, सबसे आखिर में सबसे हल्के पार्टिकल अलग होंगे, ठीक है ना। दिस इज द सेल फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जिसका इस्तेमाल करते हैं। एनसीईआरटी मत पलटो, एनसीईआरटी में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मालूम होना चाहिए सेल की स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे ज्ञानी लोग वैसे भी बोलते हैं, बुरा मत मानना, कई लोग देते हैं सर केवल एनसीईआरटी पढ़ाइए ना। तो देखो ऐसा है कि कुछ लोग नीट एक्सपर्ट भले ही होंगे, पर सच बात यह है कि नीट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है एग्जाम की वो है अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आपको अक्षरश आंख बंद करके आपको भरोसा करना है बेटा, तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। द्रोणाचार्य से अर्जुन ने कभी नहीं पूछा था कि क्या मैं बड़ा धनुर्धर बन जाऊंगा। एकलव्य ने मूर्ति लगा के सीखा तब भी बड़ा धनुर्धर बन गया, उठ के याद रखिए, ठीक है। आप मेरे अर्जुन हैं, समझ गए। जो बच्चे, मैंने कहा ना आप मेरे शिष्य हैं, आपको वैसे ही महान महान शिष्य बनना है आपको, के तो जाहिर सी बात है कि आपको एक बात फंडा समझना पड़ेगा आपको कि जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि ये काम आएगा। आप देखेंगे, खुद देखेंगे आप, ठीक है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एमसीक्यू बुक देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन। अब इतना सब समझने के, सुनने के, समझने के बाद क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दिस कंपाउंड डूइंग इनसाइड सेल। अब सेल के अंदर प्रोटीन क्या काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम कर रहा है, डीएनए क्या काम कर रहा है, आरएनए क्या काम कर रहा है, छोटे बड़े कई तरह के केमिकल प्रेजेंट है, वो सब क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सेल डाइजेस्ट कर पाती है, कैसे सेल एक्सक्रीट कर पाती है, कैसे सेल अपनी बायोलॉजिकल मेमोरी रख पाती है, कैसे सेल जो है रिकॉग्नाइज कर पाती है, कैसे सेल अपने आप को डिफाइन कर पाती है, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो ऑपरेट कैसे होते हैं सेल के लेवल पर, ऑपरेट कैसे होते हैं टिश्यू के लेवल पर, ऑपरेट कैसे होते हैं ऑर्गन के लेवल पर, और ऑपरेट कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। फिर What is the molecular basis of the all physiological process के, यानी फोटोसिंथेसिस फाइनली क्या है, मॉलिक्यूल के लेवल पर होने वाली प्रोसेस है, के रेस्पिरेशन क्या है, अगेन मॉलिक्यूल के लेवल पर होने वाली प्रोसेस है। तो इसको भी समझने की जरूरत है हमको, ठीक है, क्लियर। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन, कि कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी में बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वो भी जानना जरूरी है कि भाई कैंसर हुआ तो क्या परिवर्तन हुआ बॉडी के सेल के अंदर के, जब यदि कोरोना वायरस का इंफेक्शन है तो क्या परिवर्तन हुआ बॉडी के अंदर के, तो ये सब चीजें भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें भी केमिकल के लेवल पर परिवर्तन होते हैं। आपको पता है कि वाई कोविड-19 में जो डेथ का सबसे बड़ा कारण है वो है साइटोकाइन बर्स्ट। अब ये वर्ड दिमाग में रखना आपके, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा ना, तब इसके बारे में बतलाऊंगा, याद रखना। और मुझसे पूछना उस समय कि सर आपने बोला था उस समय के, मैंने कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर एक कोर्स किया हुआ है, दैट कोर्स इज ओनली फॉर एमडी फिजिशियन, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, जो कंसल्टेंट फिजिशियन उनके लिए कोर्स है। तो उसमें पूरा मैकेनिज्म के कैसे होता है, क्या दवा काम करती है इसमें के, वो सब बताते हैं उसमें के। तो हालांकि आई एम नॉट अ रेस्पिरेटरी फिजिशियन बट आई शुड नो, उनका बोलना था कि आपको मालूम होना चाहिए कि एज ए डायबिटोलॉजिस्ट भी। तो जो है अब ये जो साइटोकाइन बर्स्ट क्या चीज है, कैसे होता है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि डिजीज की, बीमारी की अवस्था में भी सेल के अंदर पे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। आपको पता है जो सबसे खतरनाक जहर है, पॉइजन है, कौन सा है, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड क्या काम करता है, सेल में जाकर वो रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप बंद करता है, के टर्मिनल ऑक्सीडेशन, यानी वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन को बंद कर देता है, के मतलब वो सेलुलर रेस्पिरेशन को जाके ब्लॉक करता है, व्यक्ति मर जाता है, और सब कुछ इमीडिएटली होता है। The physicochemical approach to study and understand living organism is called the reductionist biology के। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब ये कि यदि आपको बायोलॉजी को समझना है ना, तो आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको पीछे जाना है।
जैसे मैं गया था शुरू में, बहुत सारे कई लोगों ने, मेरे को अभी भी याद है बेटा, ये मत सोचना सर भूल जाते हैं, कि मुझे याद है कुछ कमेंट थे, मैटर, एनर्जी, ये वो, बाकी का फिजिक्स अगली बायोलॉजी की क्लास में, मुझे याद है कमेंट। ठीक है बेटा, जिस दिन मिलोगे उस दिन बात करूंगा तुमसे बेट के, मुझे याद है कमेंट ना। तो ये क्या, आपको क्या लगा कि बायोलॉजी बेसिक में अपने मन से कुछ भी ज्ञान देने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। वो कह रहे हैं आपसे एनसीईआरटी में साफ साफ, ये इफ यू वांट टू लर्न बायोलॉजी, आपको उल्टा जाना पड़ेगा, आपको सेल से सेल ऑर्गेनेल में जाना पड़ेगा, सेल ऑर्गेनेल से आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से आपको सिंपलर मॉलिक्यूल में जाना पड़ेगा, और तब जाके मालूम चलेगी असली कहानी क्या है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। ठीक है, ये है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि कहानी कहां शुरू हुई थी बेटा, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, बहुत पुराना हमारा जो है बायोलॉजी के साथ प्रेम है। आप पूछेंगे सर आपका पहला प्रेम क्या है, तो मैं बोलूंगा पहला प्रेम बायोलॉजी है, मेरा पहला प्रेम मुझे पढ़ाना ही है। बायोलॉजी ना बोलूं मैं, क्योंकि मैं डायबिटीज के लिए भी पढ़ाता हूं बैठ के, मैं मेडिसिन के लिए भी पढ़ाता हूं, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी भी मैं पढ़ाता हूं, मेडिकल के बच्चों को भी पढ़ाता हूं कभी के। और सरप्राइजिंगली आपको जान के आश्चर्य होगा कि आई टुक सम क्लासेस सेशंस आल्सो फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड रोबोटिक्स, मेडिकल रोबोटिक्स, उसकी भी क्लास 9 मिनट के। आई लर्न मशीन लर्निंग का मैंने कोर्स किया हुआ है कि कैसे मशीनें काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात है कि उसका यहां कोई काम नहीं है। अब बात इतनी सी है कि जब मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के फंडे बता रहा था उस समय, तो लग रहा था थोड़ा सा कि ये मतलब ये टाइम पास टाइप का लेक्चर ऐसा लग रहा था कि, लेकिन आपको अब बात समझ में आई कि ये एनसीईआरटी है। ये देखो लोगो लगा है कि द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कह रही है। क्लियर? ठीक है, मतलब ये है कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब है उल्टे चलो भैया, सेल से सेल कंपोनेंट की ओर, कंपोनेंट से मॉलिक्यूल्स की ओर, मॉलिक्यूल से एटम्स की ओर, और समझो कि एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड हो रहे हैं। डीएनए इज ऑल अबाउट बॉन्ड्स। ठीक है, प्रोटीन इज ऑल टर्सरी प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, एंजाइम इज ऑल अबाउट बॉन्ड्स, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ऑल अबाउट बॉन्ड्स, प्रोडक्ट से रिएजेंट से प्रोडक्ट का बनना ऑल अबाउट चेंज इन दी बॉन्ड। समझ गए बात को? ये सब कुछ क्या है? जेम्स बॉन्ड 007। समझ गए? ठीक है, सब क्या है? बॉन्ड। तो फील्ड्स अरेंज बाय प्योरिटी की बात करें हम, तो हम क्या देख रहे हैं? देखो, समाज शास्त्री का अपना अलग व्यू, वो बोल रहा है कि समाज में बड़े भारी परिवर्तन हो गए, उसका व्यू अलग है। साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है ना, कुछ नहीं है, वो अप्लाइड साइकोलॉजी है, यानी जो मनोविज्ञान है उसका ऐसा हिस्सा जो समाज में काम कर रहा है, वो समाज शास्त्र है। वो कहता है ये है। बायोलॉजिस्ट कहता है कि साइकोलॉजी कुछ नहीं है, बायोलॉजी का ही एक हिस्सा है कि हमारी सेल्स, हमारा बॉडी कैसे बिहेव करता है। एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर पैटर्न जो है डीएनए से डिसाइड होता है, एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर पैटर्न जो है वो अपने एनवायरमेंटल इंटरेक्शन से डिसाइड करता है। तो बायोलॉजिस्ट बोल रहा है कि कुछ नहीं है, साइकोलॉजिस्ट तो कुछ नहीं है, मतलब वो कहता है साइकोलॉजी वाले कोई कुछ नहीं है, वो होता है अप्लाइड बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक हिस्सा है वो। और केमिस्ट्री वाले संजय सर क्या बोलते हैं? बोलते हैं बायोलॉजी इज जस्ट अप्लाइड केमिस्ट्री, बोलते हैं बायोलॉजी कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री, एंड वो सच कहते हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स वाला क्या बोलता है? फिजिक्स वाला होता है विच इज जस्ट अप्लाइड, फिजिक्स वाला होता है कि भैया केमिस्ट्री भी कुछ नहीं है, सब कुछ एटम के लेवल पर। एटम हम पढ़ाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के, ये सब फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स जो है तुम पढ़ते हो, वो फिजिक्स के अंदर भी है। और फिजिक्स ही काम कर रहा होता है मैटर एंड एनर्जी, एवरीथिंग इज दैट। मैटर में तुम्हारा सब आ गया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पूरा केमिस्ट्री आ गया मैटर में, और एनर्जी डाला हमने तो काम हो गया। ठीक है, फिर मैथमेटिशियन दूर खड़ा है, दूर कहीं खड़ा है, वो बोलता भैया तुम में से कोई भी मेरे साथ क्यों नहीं है? वो प्योर, वो बिल्कुल प्योर है ना, वो अपना अलग गणित लगा रहा है मैथमेटिक्स वाला। 2 + 2 4, 4 + 4 8। कोई मतलब नहीं कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या आसपास घट रहा है, कौन सा कॉस्मिक इवेंट हो रहा है। 2 + 2 4 ये है
मैं मैथमेटिक्स का महत्व कम नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगा तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, और फिजिक्स समझ में नहीं आएगी तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी। ये एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा उल्टा है, हमको तो बायोलॉजी समझ में आती है, फिर केमिस्ट्री आती है, सबसे कम तो फिजिक्स आती है, तो हम क्या उल्टे दिशा में चल रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा जिस दिन आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी ना, तो आपके बाकी 2 सब्जेक्ट पे ऐसा कमांड होगा आपको, क्या फोड़ के आप एग्जाम में आएंगे आप। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मिस मत किया करो, ठीक है ना। चलिए तो एक काम करते हैं कि अभी तो बात को जो है हम जो है अभी अपनी बात को हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो हमारे वो बोलते हैं कि शेड्यूल आगे पीछे बढ़ जाता है, तो इसलिए अभी बात को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहीं से इसी पॉइंट से बात उठाएंगे आगे, है ना। क्योंकि स्टोरी मैंने कहा ना आपसे, आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन मैं चाहता हूं बेटा कि जब आप अकेले भी बैठे हो ना, तो आप किताब को पलटने लगे। आपके अंदर मैं ऐसा परिवर्तन चाहता हूं कि आपको अगले लेक्चर का और पढ़ने का आपको इंतजार रहे, आपको पढ़ना आपको बोझ ना लगे, आपको ये मैं चाहता हूं। और जिसमें ये परिवर्तन हो गया ना बेटा, उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट।